तो स्वागत है आपका मास्टरिंग कंप्लीट 11th मैथ्स थ्रू एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एंड दैट इज फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, कि अगर आपको या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, इवन आपके पेरेंट्स को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो याद कीजिए, फर्स्ट पार्ट में हमने आई थिंक यहां तक तो कर लिया था। एक बार देखने दो कहां तक किया था हमने। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मैंने आप बेहतरीन ढंग से आपको करवा दिया था। उसमें पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज भी अपन ने कर लिया था। अब तीसरे एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं जिसका टाइटल है फंक्शन। क्या टॉपिक का नाम है? फंक्शन। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है, बिल्कुल इस चैप्टर में आपको मिलेगा कि उसमें क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने हैं थ्रू आउट दिस वीक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो फंक्शन के रिगार्डिंग ये रहा डिफिनेशन नंबर 5। पहले डिफिनेशन बताता हूं, फिर अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं क्या बोला है। बोला एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसको हम फंक्शन तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का वन एंड ओनली वन इमेज हो सेट बी में। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, क्या क्या है? दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ए बी सी, मान लो तीन एलिमेंट है, एक दो तीन चार ऐसे करके। अब बोल रहा है कि अगर सेट ए जो है सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, वन एंड ओनली वन, है ना, तो हम कहेंगे इसको फंक्शन। क्या बोलेंगे? फंक्शन। बोलो हाँ, है ना। अच्छा, अगर दो से कनेक्टेड हो गया तो फंक्शन नहीं बोलेंगे, तब वो रिलेशन हुआ लेकिन फंक्शन नहीं हुआ। बोलो यहाँ पे क्लियर बात हुई क्या? फिर से समझाता हूँ। अगर सेट ए में जो एलिमेंट है उनका सेट बी में एलिमेंट से केवल और केवल एक एलिमेंट से कनेक्शन है, रिलेशन है, तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता। लेकिन अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंट से क्या हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं रहा, फिर क्या रहा? रिलेशन रहा। चलो, जो मैंने समझा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, एक दो सेट ले लिया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। इसमें नंबर दे देते हैं, एक दो तीन एलिमेंट दे देते हैं, है ना। यहाँ पे ए बी सी डी हो गया। अब मान लो वन कनेक्टेड है ए से, टू बी से, तीन जो है डी से कनेक्टेड है। तो बोलो फंक्शन हुआ कि नहीं? अरे भाई हाँ, है ना। तो कहोगे बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि देखो सारे के सारे इमेजेस का प्री इमेज केवल सिंगल है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि हर एक एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए का जो इमेज है वो केवल और केवल एक एलिमेंट है। दैट्स वाई ये फंक्शन है। बोलो हाँ, है ना। वेरी गुड। अब मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज किया। चलो दूसरे कलर से कर देता हूँ सच दैट आपको विजिबल भी रहे। अब ये दो को मैंने सी से भी कनेक्ट कर दिया। मैंने अब पूछा कि अब बताओ ये रिलेशन है क्या? बोलोगे बिल्कुल सर, रिलेशन तो देखो होगा। मैंने कहा फंक्शन है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, देखो अब इस बार फंक्शन नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धोखा दे दिया। किसको? बी को। कि पहले तो बी के साथ कनेक्टेड था लेकिन अभी सी के साथ भी कनेक्टेड हो गया, तो एक तरीके से बी को धोखा ही दे दिया ना, मतलब लॉयल नहीं रहा। तो अगर वो लॉयल नहीं रहेगा, इन दैट केस क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। कॉल केवल रिलेशन निभा रहा हो, फंक्शन की तरह एक्ट नहीं कर रहा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो ये रहा फंक्शन का डिफिनेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। सिंपल सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है समझ लो। बोला एक फंक्शन, अब फंक्शन समझ आ गया। जब भी मैं फंक्शन बोलूंगा क्या कहोगे? हर एक डोमेन के लिए यूनिक रेंज हो, मतलब हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वैल्यू ऑफ वाई जो है यूनिक हो। तो उसको दूसरे लैंग्वेज में मैं कैसे बताता हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच x, है ना, ईच x के लिए y जो है यूनिक हो। क्या हो? y यूनिक हो। वही सेम चीज मैं बता रहा हूँ कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट जो है सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से फंक्शन समझ आ गया हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक और डिफिनेशन पढ़ते हैं किसका? रियल वैल्यूड फंक्शन का और रियल फंक्शन का। क्या बोल रहा है दोनों समझो ध्यान से, ठीक है। याद कीजिए, इतना तो आपको पता होगा पिछले लेक्चर से कि इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे, और रेंज के ही पूरे सारे एलिमेंट को मिला दो तो वो डोमेन हो जाता है, और जो कनेक्टेड है उसको बस लो तो वो रेंज हो जाता है। बोलो इतना बात क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब डेफिनेशन 6 पढ़ो। क्या एक फंक्शन विच हैज आइदर आर, आर का मतलब रियल नंबर, या फिर उसका कोई सबसेट, रियल नंबर का कोई सबसेट हो या रियल नंबर हो, अगर ऐसा उसका रेंज होता है ना, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और वहीं पे अगर डोमेन भी वो आर हुआ, मतलब रियल नंबर हुआ, या फिर उसका सबसेट हुआ, तो उसको रियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से, समझो ध्यान से। यहाँ पे दो सेट हुए, सेट ए और सेट बी, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है अच्छे से। 1 2 3 4 मान लेते हैं।
ABCFD, मान लो E हो गया यहाँ पे। मैंने कहा ये कनेक्टेड 1 से, B है 2 से, 3 जो है F से है और 4 जो है C से। तो मैंने पूछा आपसे कि बोलो ये फंक्शन है कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि एच एलिमेंट ए जो है, सॉरी सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन है। वेरी गुड। अब मैंने कहा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन, मैंने कहा रियल वैल्यूड फंक्शन तब होता है जब ये जो डोमेन है ना, सॉरी रेंज है ना, मतलब कि सेट बी है, इसमें सारे के सारे रियल नंबर हो। क्या हो? रियल नंबर हो या फिर इसके सबसेट हो। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो कि सर थोड़ा सा और समझाइए, बढ़िया से मजा आया? नहीं आया? मतलब मजा तो आया लेकिन उतना नहीं आया, थोड़ा सा और। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो सेट ले लिया ABC, ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल दिया 1 2 -3 4, मैंने कनेक्ट करवा दिया, देखो इससे और इससे। अब यहाँ पे देखो बी में जो रेंज है, तो रेंज के लिए क्या कहोगे सर? जो जो कनेक्टेड है वो रेंज हो जाता है, तो रेंज क्या हो गया? कहोगे सर 1 2 और 4। अब देखो रेंज जो है वो क्या रियल नंबर ही है क्या? बोलोगे हाँ सर ये सारे के सारे रियल नंबर है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है हमारा, और पहले बताओ फंक्शन है कि नहीं? कहोगे सर देखो हर एक एलिमेंट ऑफ ए जो है केवल एक ही एलिमेंट ऑफ बी से कनेक्टेड है, इसलिए फंक्शन तो हो गया। अब साथ में जिससे कनेक्टेड है, मतलब हमने रेंज निकाला, तो रेंज क्या आया? 1 2 4, जो कि रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर्स है। तो इसलिए ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्या हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। अब बात आती है कि रियल फंक्शन कैसे होगा, तो उसको भी समझा देता हूं मैं, डोंट वरी, एक मिनट बस। देखो मैंने इस बार दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने कहा 1 3 2 5, नहीं 2 4 ले लेते हैं और 3 को 5 ले लेते हैं। मैंने कहा ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है? बोलो कि हाँ सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ इसका डोमेन क्या होगा? क्या डोमेन? तो कहोगे सर डोमेन इसका हो जाएगा 1 2 3। अब एक बात बताओ, इसका जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर है क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर रियल नंबर है तो इसी को हम रियल फंक्शन बोल देंगे। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर हो उसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिसका को डोमेन या फिर रेंज, जिसका रेंज रियल नंबर्स हो। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया अच्छे से? हाँ है ना? वेरी गुड। तो ये रहा हमारा दोनों के दोनों डिफिनेशन। होपफुली आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया क्या फंक्शन क्या होता है, उसका सारा डिफिनेशन, राइट? अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो कि है ग्राफ, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ। अगर आप जेई का कर रहे होते, जैसे ये एनसीईआरटी है, बेसिक पे ही मैं स्टक रहूंगा, लेकिन कम से कम 3 लेक्चर लेता हूँ जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हुए इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? डोंट वरी, मैं डरा नहीं रहा आपको। इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में मैं अपने आप को लिमिटेड रखूंगा, है ना? टू द पॉइंट रही रहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे 6 7 हम फंक्शन पढ़ेंगे अलग अलग, उनका ग्राफ भी देखेंगे और डोमेन और रेंज दोनों देखेंगे। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आइडेंटिटी फंक्शन? जैसा कि नाम है वैसा है काम है इसका, y इक्वल टू एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू वही आएगी। बोलो हाँ ना? यहाँ पे टेबल बनाया करो, x लिखो y लिखो। क्लास 9 10th में समझाता हुआ मैं आपको आ रहा हूँ क्या, कि अगर ग्राफ बनाना है तो एक्स वाई साइड में लिखा करो, वैल्यू रखते जाओ। एक्स का 1 रखो y 1 आ जाएगा, एक्स का 2 रखो y 2 आ जाएगा, एक्स का -1 रखो y भी -1 आ जाएगा। देखो जो x हुआ वही y हुआ, तो दोनों आइडेंटिकल है ना, सेम है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं। और हर एक x की 1 ईच वैल्यू पर y की यूनिक वैल्यू मिल रही, इसलिए ये फंक्शन है। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब इसका ग्राफ बनाना है तो सबको मिलाते जाओ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? ये देखो ग्राफ दिख रहा होगा आपको सामने का पूरा का पूरा। बोलो हाँ ना? तो ये हो गया इसका ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ पे आप एक पॉइंट आप नोट डाउन करो, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे ना मिले, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखो ध्यान से, अच्छे से लिखो। इसका जो रेंज होगा, सॉरी डोमेन होगा ना, डोमेन, तो डोमेन इक्वल टू होगा ऑल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस पे देख लो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, वो उसका डोमेन हो जाएगा। देखो एरो का मतलब क्या हुआ? ये बढ़ता जा रहा है, कहां तक जाएगा? इधर पूरा माइनस इन्फानाइट तक जाएगा। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फानाइट से होकर, अच्छा ऊपर कहां तक जाएगा? ये एकदम पॉजिटिव इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस पे बताओ ये कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फानाइट तक। तो ये हो गया माइनस इन्फानाइट टू पॉजिटिव। अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट बनाया, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इन्फानाइट कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ ना? तो इसलिए। अच्छा, तो डोमेन को क्या इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं क्या? तो इसी को आर भी बोल सकते हो। तो हमारा जो डोमेन आया
वो रियल नंबर आया इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अच्छा, मैंने अभी समझाया आपको कि डोमेन अगर निकालना है तो ग्राफ के क्या देखोगे, एक्स एक्सिस को देखोगे। सेम मैनर में अगर रेंज निकालना है आपको तो वाई एक्सिस को देखोगे। तो एक देखो ग्राफ कहाँ, वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहोगे सर माइनस इन्फानाइट से नीचे देखो माइनस इन्फानाइट तक जा रहा, और ऊपर ऊपर देखो भाई कहाँ तक जा रहा है, ये देखो चलता ही जा रहा है। अगर वाई एक्सिस पे देखो तो प्लस इन्फानाइट तक जा रहा। तो इसलिए रेंज जो हो जाएगा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, प्लस मतलब रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? अभी तक हमने क्या देखा, हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन देख रहे हैं, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये देख रहे हैं, ग्राफ, फिर डोमेन और रेंज निकालना सीख रहे हैं कैसे, ग्राफ की हेल्प से। बोलो यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपको? अरे भाई हाँ या ना, वेरी गुड। दूसरा आ गया हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या कांस्टेंट फंक्शन? देखो अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, मान लो 5 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे सर 5 ही है बस, तो वो तो चेंज हो नहीं रहा, वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू 5 पे आप कर दो ग्राफ प्लॉट, ऐसे एकदम सीधे जाएगा। बोलो हाँ ना, कि एक्स वेरी कर रहा, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखो, y तो हमेशा 5 ही आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है y इक्वल टू 5 या फिर y इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट सी हो सकता है, ठीक है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू सी। ओके, अब बात आती है इसका फंक्शन ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू मान लो 3 है, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 3 से जा रहा। मैंने कहा y इक्वल टू 8, इसका ग्राफ बनाओ, तो कहोगे सर 8 से ले जाओ, बस y एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देना। अब ग्राफ बनाना तो आप सीख गए कांस्टेंट फंक्शन का। मैंने कहा y इक्वल टू -6 का बनाओ, तो कहोगे सर -6 को पकड़ लो y एक्सिस पे और x के हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया y इक्वल टू -6 का ग्राफ। इन सारे ग्राफ का अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो कहोगे सर डोमेन कुछ भी रखो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डोमेन हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस पे देखोगे एरो कहाँ तक जा रहा, कहोगे माइनस इन्फानाइट तक। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, बोलोगे यस सर। अगर हम रेंज की बात करें, मैंने कहा रेंज के लिए आप वाई एक्सिस पे जाओगे, तो वाई एक्सिस पे देखो ये वेरी ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट है, फिक्स है। कितना? 3 है तो 3 ही है, तो रेंज केवल एक ही वैल्यू होगा, वो भी 3 होगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, डोमेन और रेंज दोनों? वेरी गुड। तीसरे पे आते हैं, अब आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब उसका ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है क्या, कि दो ऐसे टेबल बनाओगे, एक्स लिखोगे वाई लिखोगे, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू आता जाएगा, है ना। और उसके बाद दोनों को कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करके बना लो। तो मान लो कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब फिर से वही बात, क्या हमें डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए मैंने क्या समझाया था आपको, एक्स एक्सिस पे देखो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये देखो ग्राफ जो है इस तरीके से जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो ऊपर ही चलता जाएगा और ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो कहाँ तक, इन्फानाइट तक ले जाओ तो कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फानाइट तक जाएगा, और वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फानाइट पे। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अच्छा, अगर रेंज की बात किया जाए, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि रेंज देखा करो वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो बोलोगे सर जीरो के नीचे तो जा ही नहीं रहा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा जीरो। अच्छा, जीरो होगा, इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए उस पर क्लोज ब्रैकेट। और कहाँ तक जा रहा है, कहोगे सर इन्फानाइट तक जा रहा है, इसलिए इन्फानाइट पे क्लोज, सॉरी ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया रेंज और ये हो गया डोमेन। तो अभी हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल का, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसका ग्राफ बनाना सीखा, उसका डोमेन और रेंज निकालना सीखा। देखो दूसरा तरीका कॉमन सेंस वाला, कहोगे सर हम जानते हैं, अभी आपने वो इस तरीके से ग्राफ बना के भी डोमेन और रेंज सिखाया था। देखो मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ सर, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स रखो यहाँ पे। कहोगे ठीक है सर, जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन रखा वन का स्क्वायर वन, -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4, अब +2 रखा तो +2 का स्क्वायर भी 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, -2 के लिए भी वैल्यू 4 आ रहा, +2 के लिए भी वैल्यू 4 आ रहा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की यूनिक वैल्यू मिल रही। बोलो है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक्स की एक अलग वैल्यू पे वाई की दो वैल्यू मिल रही, ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये फंक्शन है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अब ध्यान से देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर क्या हो सकती है, कहोगे सर जीरो, और मैक्सिमम इन्फानाइट तक जा सकती है, इसलिए इसका रेंज आया जीरो से इन्फानाइट। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो रेंज निकालने का ये भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, सिखाता जाऊंगा, ध्यान से समझते जाइए, है ना। अच्छा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना हो तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर से वही टेबल वाला आप काम कर सकते हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ध्यान रखो, फिर से यही बात कि इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए डोमेन देखोगे, कहोगे सर माइनस इन्फानाइट तक जा रहा और इधर प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है एक्स एक्सिस पे।
तो डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और वहीं पे रेंज हो जाएगा वो भी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। कहाँ पे देखोगे? कहोगे सर वाई एक्सिस पे देखेंगे। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला फंक्शन आ गया जो कि है रेशनल फंक्शन। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अगर इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। कैसे निकाला? वही सेम चीज क्या करेंगे कि दो टेबल बनाए, मतलब एक ही टेबल बनाएंगे, उसमें दो वेरिएबल लिखेंगे एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू लिखते जाओ, वाई की वैल्यू आता जाएगा, है ना। टू लिखा वन बाई टू, थ्री लिखा वन बाई थ्री, इसी तरीके से माइनस वन लिखा तो माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई वन, माइनस टू लिखा माइनस वन बाई टू। बोलो हाँ ना। तो ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर से वही बात, डोमेन निकालोगे, कैसे निकालोगे? कहोगे सर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, लेकिन इसमें क्या है, जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए एक्सक्लूड करेंगे जीरो को। सेम मैनर में रेंज भी वही आ जाएगा, क्या माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, बट जीरो नहीं हो सकता। देखो जीरो किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए एक्सेप्ट जीरो। इसको लिखने का तरीका आपको होपफुली एकदम क्लियर हो क्या, कि इसको हम रियल भी बोलते हैं तो आर माइनस जीरो कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पूरा सारे के सारे रियल नंबर है बट जीरो को छोड़ के। अब मजेदार फंक्शन आया जो कि है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस काम क्या होता है? देखो याद कीजिए, आपके भी कोई भाई बंधु सखा मित्र कोई ऐसे होंगे, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भैया दीदी हो सकते हैं, कोई भाभी हो सकती हैं, कि जब भी जितने भी नेगेटिव मूड में आप रहो, है ना, कितना भी नेगेटिविटी चल रहा आपके दिमाग में, उनके सानिध्य में, सानिध्य नहीं ना पता आजकल के बालक, अरे सानिध्य का मतलब साथ में, है ना, कंपनी में उनके जब आप रहते हो तो वो आपको पॉजिटिव कर देते हैं। कितना भी आप नेगेटिविटी में रहो वो आपको पॉजिटिव बना देते हैं बेहतरीन बातों के साथ, राइट। तो सेम मैनर में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। उसका भी यही काम है कि उसके अंदर कुछ भी डालो, है ना, कितना भी नेगेटिव बात डालो वो हमेशा उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। बोलो एकदम क्लियर बात है क्या? तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव आउटकम देता है। कैसा? पॉजिटिव। जैसे मॉडुलस के अगर अंदर माइनस थ्री करोगे तो क्या आएगा निकल के बाहर? पॉजिटिव थ्री। अगर प्लस थ्री करो तो वो तो प्लस प्लस ही रहेगा। बोलो हाँ ना। ये समझ आ गया क्या मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव आउटकम देता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? y इक्वल टू मॉड एक्स। अब उसका डिफिनेशन क्या है, उसको लिखते कैसे हैं? इसमें देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और आप बिल्कुल ना हो इसलिए अच्छे से समझो। मैंने कहा हमारा फंक्शन है y इक्वल टू मॉड एक्स, और इसका काम क्या है कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव देना है। क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात आती है सर ऑलवेज पॉजिटिव कैसे आएगा? तो इसको हमने डिफाइन कर दिया कि y इक्वल टू एक्स कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, और माइनस एक्स कब? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो। आप बोलोगे क्या सर, क्या मतलब हुआ, मेरे को नहीं समझा, फिर से समझाओ कि माइनस कैसे हो गया। अभी तो आपने कहा कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो भाई समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो कि एक्स की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव है, बोलो मान लो 5 है, तो मॉड 5 क्या आएगा? कहोगे सर 5 ही आएगा। मैंने कहा कि नहीं, एक्स की वैल्यू मान लो कि -3 है, तो कहोगे सर -3 का मॉड हमें पता है कि +3 होता है। लेकिन अगर y इक्वल टू हम -x रखेंगे तो माइनस ऑफ -3 करोगे तभी तो +3 आएगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ आया कि काम है इसका पॉजिटिव करना, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसलिए उसके बाहर नेगेटिव रखा, सच दैट नेगेटिव नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाए। बोलो एकदम क्लियर? कहोगे यस सर वेरी गुड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात आती है इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, मैं समझाता हूँ कैसे प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। किधर गया किधर गया, ऐसे नहीं होता है। ओके आ गया, ठीक है। देखो y इक्वल टू मॉड एक्स है, इसको कैसे हमने डिफाइन किया कि ये x के इक्वल होगा कब? जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये माइनस एक्स के इक्वल होगा तब जब x की वैल्यू लेस देन जीरो। अब इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो याद कीजिए मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन इसका ग्राफ बनता है इस तरीके का, और y इक्वल टू माइनस एक्स इसका ग्राफ भी बनता है जैसे इसका ग्राफ। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। बोलो हाँ है ना। कहोगे हाँ सर, और दोनों सेम होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन y इक्वल टू अगर माइनस एक्स है, मैंने कहा अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे रहता है? कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने कहा अगर x नेगेटिव रखा तो कहोगे सर y नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कौन से में क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में। तो इसलिए जब x लेस देन जीरो रहेगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स लेंगे, और वो उसका ग्राफ क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा। अरे भाई बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर से समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ।
मैंने कहा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो पहले इसको डिफाइन कर दिया y इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। तो इसको डिफाइन कर दिया y इक्वल टू, कलर चेंज ही नहीं हो गया, अब होगा y इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस x कब, जब x लेस देन 0 हो। तो देखो x ग्रेटर देन 0 ओरिजिन के राइट साइड में होता है, तो y इक्वल टू x आया हमारा फंक्शन। y इक्वल टू x का ग्राफ हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ऐसा बनता है, बना दिया। बोलो क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ सर। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्योंकि x लेस देन 0 के लिए बनाना है, तो उसके लिए मैंने समझाया कि y इक्वल टू माइनस एक्स अगर है तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तो y नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, x नेगेटिव रखा तो y पॉजिटिव आया, तो ये माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, है ना। और हमें x केवल लेस देन 0 के लिए लेना था, इसलिए ऊपर वाला ही लिया, इधर नीचे वाला ग्राफ नहीं लिया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या भाई? अरे हाँ है ना, वेरी गुड। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है समझाने का, डोंट वरी, फिर से समझाता हूँ। एकदम हमें 100% क्लैरिटी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, कहोगे सर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी, सॉरी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी आपने समझाया। मैंने कहा y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ, बोलोगे सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट अभी समझाया आपने। मैंने कहा कि ये वाला तब लेना है हमें जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला तब लेना है जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो दोनों को कंबाइन कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कंबाइन कर दो। तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव के लिए ये हो जाएगा ग्राफ, नेगेटिव के लिए ये हो जाएगा, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बोलो अभी एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया y इक्वल टू मॉड का ग्राफ। अब इसका डोमेन बताओ, कहोगे सर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और मैंने कहा रेंज बताओ, फिर कहोगे सर जीरो, कम से कम जीरो हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा इन्फानाइट हो सकता है, इसलिए जीरो से इन्फानाइट, ये हो गया रेंज। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। देखो इस तरीके से डिफाइंड है, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स। मॉड का मतलब आप समझ गए, अभी ऊपर मैंने समझाया। अब मैंने कहा कि अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो कहोगे कि सर मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, तो बताओ एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर एक्स बाई एक्स तो 1 आता है, ये 1 हो गया। अब जब x इक्वल टू 0 कर दिया तो उसको 0 इक्वल टू 0 के जैसा डिफाइंड है फंक्शन को। मैंने ये कहा ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब x इक्वल टू 0। ये मैंने डिफिनेशन में ही बोल दिया, समझ रहे हो? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 0 बाई 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कैसे आपने कर दिया भाई? जो सिग्नम फंक्शन है ना, डिफाइंड ही ऐसे है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा कब? जब x की वैल्यू 0। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। अब मैंने कहा y इक्वल टू अगर x बाई मॉड x है और x अगर लेस देन 0 है, तो आपको पता है कि मॉड x को माइनस एक्स लिखते हैं, ऊपर प्लस एक्स नीचे माइनस एक्स, तो ओवरऑल माइनस 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नीचे माइनस 1। बोलो एकदम क्लियर। अब यहाँ पे तीन ही वैल्यू आई, तो तीनों वैल्यू को लिखने का क्या तरीका है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। देखो कांस्टेंट फंक्शन जैसा हो गया क्या कि 1 से हमेशा क्या होगा, ये चलता जाएगा, ये ऐसा लाइन जाएगा, ठीक है। अब x अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा? -1, ये आ गया -1 कांस्टेंट फंक्शन। और x अगर 0 है तो क्या आएगा? 0, तो ये आ गया 0। तो इस तरीके से ग्राफ बना हमारा सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स का। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब इसका डोमेन बताओ। सर बोलोगे डोमेन सर कुछ भी रख लो, डोमेन पूरा का पूरा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे देखेंगे ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, एरो बता रहा है इन्फानाइट तक जा रहा है, माइनस इन्फानाइट लेफ्ट में, और राइट में देखा जाए तो प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है, इसलिए डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, मतलब रियल नंबर। वहीं पे अगर रेंज की बात किया जाए तो कहोगे सर रेंज जो है वो केवल तीन ही वैल्यू है, क्या क्या? -1, 0 और 1। इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या इस फंक्शन की वैल्यू? कहोगे नहीं सर, तो इसलिए इसका रेंज जो है -1, 0 और 1 होगा। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब आई थिंक लास्ट है ना? हाँ लास्ट ही है, ठीक है। तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। बढ़िया से देखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से। ओके, क्या बताया मैंने, क्या पढ़ रहे थे अपन? एक मिनट रुक जाओ, हाँ भूल जाता बीच बीच। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है, बहुत अच्छे समझो। ये जैसा इसका नाम है उल्टा इसका काम है। जैसे ये बोलता है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है y इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट में x, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। काम क्या है इसका? वैल्यू हमेशा छोटा देना। छोटा वैल्यू देना मतलब क्या है समझो। मैंने कहा 2.353, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये क्या देगा? पहले देख लो 2.353 कौन कौन से इंटीजर के बीच में है। बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में, इन दोनों में छोटा कौन है? कहोगे सर छोटा तो 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा।
तो आप समझ आए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, और कौन सी वाली, भले ही नाम में ग्रेटेस्ट है बट दोनों में से स्मॉलर वैल्यू देता है। अब फिर से समझो ध्यान से, मैंने कहा 3.93 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बोलोगे सर 3.93 3 और 4 के बीच में है, तो दोनों में छोटा कौन है, 3 है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा, बट फिगर नॉट, एकदम आसान है। 4.99 मैंने पूछा कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, कहोगे सर 4 और 5 के बीच में है, तो इन दोनों में जो स्मॉलर कौन है, 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 4। और अब बताओ -2.33, कहोगे सर इसका आंसर तो -2 होगा, बहुत गलत। क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे -2.33 मैंने कहा ये कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, कहोगे सर -3 और -2 के बीच में है, तो लोवेस्ट वाला हमें लेना है, स्मॉलर वाला। स्मॉलर वाला क्या है, -3, इसलिए -2.33 क्या हो जाएगा, -3। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखो, -5.77 मैंने कहा कि अब बताओ कि कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, कहोगे सर -6 और -5 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, स्मॉलर वाला। स्मॉलर क्या है, -6, इसलिए आंसर होगा -6। मैंने कहा 100.9999 क्या होगा, कहोगे सर ये देखो 100 और 101 के बीच में है, स्मॉलर है 100, इसलिए आंसर आएगा 100। भाई एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, अरे बोलो हाँ ना। ओके, एक और 101.111 अब बताओ, कहोगे सर क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो, 101 ही होगा और क्या, क्यों, क्योंकि 101 और 102 के बीच में है। बोलो एकदम क्लियर, बोलोगे यस सर, गुड। अब बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा, है ना, डोंट वरी। आई नो कि थोड़ा रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन फिर भी आप बोल दिया करो यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, होपफुली इसका मतलब आप समझ गए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले पॉजिटिव वैल्यू देखो, 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, चलो 0.1 लिया, फिर 0.2 लिया, फिर 0.3 लिया, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर देखो तो क्या आएगा, कहोगे सर इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। इसलिए 0 से लेकर 1 तक कुछ भी रखो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे ग्राफ हो गया, है ना। अब 1 और 2 के बीच में कुछ भी लो तो कहोगे सर इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो ऐसा ग्राफ बना दिया। 2 और 3 के बीच में कुछ भी लो तो कहोगे सर इसकी वैल्यू आएगी 2, ऐसा ग्राफ बना दिया। 3 और 4 के बीच में कहोगे 3 आएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बना दिया। बात आती है सर ये गोला का क्या मतलब हुआ, जो बीच में खाली है, इसका मतलब कि वो वैल्यू नहीं होगी। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे फिर से समझा देता हूँ, डोंट वरी, एक एक चीज क्लियर करना है ना, थोड़ा टाइम लगे, लगने दो। देखो मैंने क्या समझा, अपन पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखो, हाँ मैंने कहा ये 0 है, और ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। सेम मैनर में वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 1 2 और 3 और इधर 4, ठीक है, इतने से हो जाएगा। नेगेटिव भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4, फिर यहाँ पे भी हो गया -1 -2 -3 एंड -4, वेरी गुड, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो 0 और 1 के बीच में, कहोगे सर 0 1 के बीच में चलो 0.099 रख दो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे क्या आएगा, कहोगे सर 0 आएगा। तो ये मानते हो ना कि 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखो आंसर हमेशा 0 आएगा, तो 0 आएगा, तो एक लाइन ऐसे बन गई, ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। अब मैंने कहा 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे सर 1 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया, है ना। मैंने कहा 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे सर 1 होगा, देखो 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया। फिर 1.2 का 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1.5 का, मतलब कोई भी पॉइंट लो 1 और 2 के बीच में, कोई भी पॉइंट, है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 ही आएगा, तो ये लाइन ऐसा बन जाएगा, बोलो हाँ ना। अब यहाँ पे हम करेंगे एक सर्कल जो कि खाली है, ठीक है। अब खाली का मतलब ये है कि 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, कहोगे सर 1 आएगा। अच्छा 2 अगर लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसका क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो वहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अब 2 और 3 के बीच में कुछ भी लो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, कहोगे सर 2 आएगा। तो देखो अगर ये डार्क है, मतलब कि सर्कल पूरा का पूरा डार्क है, तो वो वैल्यू पॉसिबल है, और खाली है तो मतलब वो वैल्यू पॉसिबल नहीं। 2 और 3 के बीच में कुछ भी लो आंसर 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, डार्क है। 3 और 4 के बीच में कुछ लो तो कहोगे सर 3 आएगा, तो 3 देखो यहाँ पे है, तो 3 आएगा तो उसको डार्क करो, 4 तक ले जाओ खाली, ठीक है। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या, अरे भाई हाँ है ना। सेम मैनर में हम नेगेटिव सेंस में चलो, 0 और -1 के बीच में कुछ भी लोगे तो कहोगे सर -1 आएगा, -1 आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, -1 पे क्या करोगे, डार्क करोगे, क्योंकि वो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा कि 0
-1 और -2 के बीच में कुछ भी लो तो क्या आएगा वैल्यू, हमेशा -2 आएगा। -2 आएगा तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, -2 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब -2 और -3 के बीच में कुछ भी लो, कहोगे सर -3 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अरे भाई हाँ है ना, तो ऐसा बन जाएगा इसका क्या, ग्राफ। अब इसका डोमेन और रेंज आपको पता है, डोमेन क्या हो जाएगा, कहोगे सर एक्स एक्सिस पे देख लो, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट जा रहा, तो माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, या फिर रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो सारे के सारे, साले नहीं माफ कीजिएगा, साले नहीं, सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में आ नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। अब आता है कुछ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। देखो हम ऐड कर सकते हैं दो रियल फंक्शन को, है ना, कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंपल चीज, जैसे हम अलजेब्रा करते हैं ना नंबर का, वैसे ही है, इसको भी कर सकते हैं। किसका? फंक्शन का भी। सब्ट्रैक्शन भी सेम मैनर में कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी, है ना। अच्छा कोई इंटीजर से स्केलर से मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फा फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। बोलो एकदम क्लियर, गुड। दो फंक्शन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हैं, बशर्ते नीचे वाला जो है जीरो ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आ गया मजेदार चीज हमारे पास, क्या? एक्सरसाइज, ठीक। होपफुली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से बेहतरीन वे में क्लियर हो। देखो मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, थोड़ा ही बहुत बताया, लेकिन डिटेल में बताया। होपफुली आपको एक एक चीज क्लियर हो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज में है टोटल 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन को अपन करेंगे तुरंत के तुरंत, उसके बाद फिर आपको दूंगा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होमवर्क। उसके बाद अपन बढ़ेंगे मिसलेनियस पे। मिसलेनियस करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो बिल्कुल मिसलेनियस करना जरूरी है। कम से कम थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड बने आपका, है ना। चलो जेई का मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी कर रहे हो तो उसमें भाई मिसलेनियस करना तो जरूर बनता ही है, काइंड ऑफ मस्ट हो गया है कि नहीं। नहीं करोगे तो पाप लगेगा, मैं पहले ही बता रहा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। याद कीजिए फंक्शन के लिए मैंने क्या समझाया था कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ, हर एक एलिमेंट ए का बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देख लो किसमें यूनिक वैल्यू मिल रहा, तो एक्स की 2 पे भी 1 आ रहा, ऐसे काम किया करो। ऐसे चेक करने के लिए ना ऐसे लिख लो, क्या है 2 5 8, ये देखो 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 5 भी 1 से कनेक्टेड है, 8 भी 1 से कनेक्टेड है, 11 भी 1 से कनेक्टेड है, 14 भी 1 से कनेक्टेड है, 17 भी 1 से कनेक्टेड है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारे के सारे एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, कौन? 2 5 8 11 14 और 17। तो बताओ ये फंक्शन हुआ क्या? बोलोगे सर यस सर बिल्कुल फंक्शन हुआ। क्यों भाई? क्योंकि x की एक वैल्यू पे y की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, और यहाँ पे 2 रखा तो 1 मिल रहा, 3 5 रखा तो 1 मिल रहा, मतलब यूनिक वैल्यू मिल रहा ना हर एक x की वैल्यू पे। अब यहीं पे फंक्शन ना होता कब? जब 2 पे 1 आ रहा और 2 पे 3 भी आ रहा, 2 जो है 1 से भी कनेक्टेड है 3 से भी, तब ये फंक्शन ना होता। पहला वाला तो फंक्शन है देखो। दूसरा देखो 2 जो है 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से और 14 7 से, तो ये भी बिल्कुल फंक्शन है। अगला एक देखो 3 से भी कनेक्टेड है, एक 5 से भी कनेक्टेड है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से नहीं कनेक्टेड हो सकता। समझ रहे हो क्या? एक एलिमेंट ए का बी के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता, तो तीसरा फंक्शन नहीं है, बाकी पहला दूसरा फंक्शन है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कि फंक्शन क्या है क्या नहीं। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर। एक बार फिर से दोहराता हूँ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स देयर मस्ट बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स में फॉर ईच यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स देयर मस्ट बी यूनिक वैल्यू ऑफ y, y की केवल और केवल एक वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। दूसरा, फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज पूछा है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है डोमेन और रेंज क्या होता है। काम करता हूं मैं इसको दो दो तीन तीन तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ओके। चलो एक काम करता हूँ, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। तो एक तो है अपना ग्राफिकल तरीका, इसको पहले मिटा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए, है ना। क्योंकि साफ सुथरी चीजें अच्छी लगती है, आपको भी है कि नहीं? नहीं लगती? अरे भाई साफ सफाई रखा करो अच्छे से। हाँ मम्मी पीटती नहीं होगी आपकी?
ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का इसका डोमेन और रेंज बताना। एक बात बताओ, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, माइनस का किधर जाएगा? नीचे की तरफ। बात आती है कि सर आपको कैसे पता? काश काश आप जेई के स्टूडेंट होते और आपको एकदम डिटेल में मैं समझा रहा होता, तब आपको पता चल जाता। फिलहाल के लिए समझो कि इसका जो है ग्राफ ऐसा बनता है। अब यहाँ पे देख लो, डोमेन के लिए क्या कहोगे? सर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट जा रहा है ना। ओके, और रेंज के लिए? तो रेंज के लिए कहोगे सर ये जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो है और मिनिमम वैल्यू इन्फानाइट तक जा रहा है। माइनस इन्फानाइट से, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज नहीं होगा, ध्यान रहे। और ये जीरो तक, माइनस इन्फानाइट से जीरो। जीरो पे ओपन क्लोज ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि जीरो की वैल्यू पॉसिबल है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? ये तो ग्राफिकल तरीके से मैंने समझा। बोलो कि सर मान लो ग्राफ हमें नहीं आता, तो फिर कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि डोमेन क्या होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो? बोलो कि सर कुछ भी रख लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही डिफाइंड है। तो इसलिए डी क्या हो जाएगा? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। अब हमेशा डिफाइंड है, ये क्या मतलब हुआ? अगले क्वेश्चन में बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है ना, दूसरे के सेकंड पार्ट में समझाता हूँ। रेंज की बात किया जाए तो बोलोगे सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि देखो पहले माइनस लग गया। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कहोगे सर माइनस इन्फानाइट। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू इन्फानाइट रखो तो ये प्लस इन्फानाइट हो जाएगा और बाहर माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इन्फानाइट से जीरो तक इसका रेंज हो जाएगा। दो तरीका क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जो कि था कौन सा? जिस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? ये बोला रूट के अंदर 9x²। तो इसका हमें डोमेन बताना है और रेंज बताना, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब ध्यान से समझो, इसका डोमेन के लिए याद कीजिए, मैंने समझाया था कि ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड कब होगा? जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में हो। कहोगे सर उसके अलावा कुछ भी रखो तो? भाई रख के देख लो, 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 में से 25 जाएगा, अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब सोचो, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा, मतलब ये रियल वैल्यू हुआ क्या? बोलोगे नहीं सर, तो रियल वैल्यू तो नहीं हुआ, इसलिए रियल फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में हो। क्या इक्वल भी हो सकती है क्या? भाई रख के देखो, -3 रखो तो उसका स्क्वायर +9, तो 9 में से 9 गया जीरो। तो कहोगे सर हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जीरो तो डिफाइंड है ना। अब यहाँ पर अगर हमने 4 रख दिया तो 9 -16 आ जाएगा रूट के अंदर -7। देखो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रियल रहा ही नहीं फिर, क्योंकि रियल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। और अगर ये रियल रहेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जो डोमेन है हमारा, इसका -3 से 3 हो जाएगा। अभी बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? बोलो कि हाँ सर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस फंक्शन की? कहोगे सर देखो, अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो रख दो तो बचा रूट के अंदर 9, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे भाई बोलो, मैक्सिमम वैल्यू अगर 3 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कब वैल्यू होगी? तो देखो एक्स की मिनिमम वाई की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब एक्स 3 रहेगा। तो 9, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। तो जीरो से लेकर 3 तक इसकी वैल्यू आ सकती है रेंज की। तो 0 to 3 हो जाएगा रेंज। अच्छा, इस पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि पॉसिबल है, इसलिए रेंज हो गया 0 to 3, डोमेन हो गया -3 to 3। अब ये क्या करवाया मैंने आपको? बिल्कुल सही समझा आपने, ये हमने एनालिटिकल तरीके से समझा। अब बात आती है कि सर ग्राफिकल मेथड से भी समझाओ। समझा दूं पक्का? चलो, वाई है हमारे पास रूट के अंदर 9 - x²। अभी ये मैंने आपको डिटेल में समझाऊंगा जब स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पहुंचेंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करो, y² इक्वल टू 9 - x²। एक्स को इधर ले आओ, ये बन गया x² + y² इक्वल टू 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? किसको? सर्कल को। ये हो गया सर्कल। अब सर्कल का रेडियस कितना है? -3 है। तो ये 0 हो गया, ये हो गया +3 और इधर हो गया -3। यहाँ पे भी हो गया +3, इधर हो गया -3। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो यस सर। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा, ग्राफ -3 से 3 तक जा रहा। रेंज क्या हो जाएगा? कहोगे सर वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा? -3 से 3 तक जा रहा। अब बोलोगे यहाँ पे कि सर लेकिन ये ऊपर तो आपने समझाया कि रेंज जो है 0 से 3 होगा। बिल्कुल होगा। और यहाँ पे उल्टा क्यों आ रहा? वो इसलिए आ रहा क्योंकि x² + y² इक्वल टू 3 हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। आप बताओ, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए -3 नहीं, 0 होगा। अब दूसरा तरीका इसको समझाने का, देखो y इक्वल टू रूट के अंदर 9 - x² है। बोलो हाँ ना। तो बोलोगे सर रूट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन y की वैल्यू तभी डिफाइंड जब ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लिया हमने, नेगेटिव नहीं लिया। एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। ये हो गया करेक्ट आंसर दोनों का, दो तरीके से। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तीसरे पे आते हैं।
बोला एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन दी वैल्यू। देखो इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। F0 क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा, तो यहाँ पे अगर 0 आ रहा तो यहाँ पे 0 लिख दो। बोलो हाँ या ना, तो आ जाएगा -5। अच्छा इसी तरीके से F7 बताओ। कहोगे सर 7 इंटू 2 -5, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9। F-3 बताओ। कहोगे सर -3 इंटू 2 -5, तो -6 -5 क्या हो जाएगा? -11। ठीक है, 2 में से 5 मत कर माइनस कर देना भाई, बोर्ड मास फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा, एक फंक्शन है टी जो कि मैप करता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिफाइंड है ना। तो बताना हमें T0, T28, T-10 है ना। वैल्यू आप सी बताना है जब टी जो है 212 हो। बोलो आसानी से बता दोगे क्या? अरे भाई हाँ है ना। चलो एक दो मैं बताता हूँ, दो आप कर लेना। ठीक है, चलो तो T-10, तो -10 यहाँ पे उठा के रख दो। -10 रखोगे तो 9 इंटू -10/5 प्लस 32, 5 से 10 गया, -2 आ गया, -2 इंटू 2 -18 प्लस 32, तो आ जाएगा +40। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब ये चौथा वाला पार्ट कि टी की वैल्यू 212 है, तो 212 रख दो टी की जगह पे। 9c/5 प्लस 32। अब इधर माइनस करोगे, 212 माइनस 32, ये हो जाएगा 9c/5। 212 में से 32 गया 180, इक्वल टू 9c/5। देखो 9 से 180 गया, क्या आ गया? 20। और 5 इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि c/5 इक्वल टू 20 बचा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है क्या? c की वैल्यू आ गई 100। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ है ना। चारों के चारों पार्ट हो गए, दो मैंने बताया, दो आप करोगे। ठीक है, गुड। अगले वाले पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पांचवें का, मतलब इस एक्सरसाइज का। बोल रहा फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो रेंज बताना है। रेंज मैंने अभी आपको दो दो तरीके से करना सिखाया, क्या? ग्राफिकल मेथड भी और एनालिटिकल मेथड भी। तो कर लोगे क्या आराम से? वेरी गुड। एक डिफिकल्ट वाला मैं बताता हूँ। देखो x² + 2 का है ना, तो x² + 2 का अगर आप रेंज बताना चाहो तो कहोगे सर देखो इसकी मिनिमम वैल्यू पहले देखो कितनी हो सकती है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 + 2 करोगे तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 2 आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू अगर x² की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फानाइट तक जा सकती है, तो 2 से लेकर इन्फानाइट तक इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका रेंज मैंने बता दिया, बाकियों का रेंज आप बता दोगे। इसका तो सीधे दिख रहा क्या कि इसका रियल नंबर होगा -इन्फानाइट से +इन्फानाइट। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, तो इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू तब सॉरी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू क्या हो। चलो ये भी समझाई देता हूँ मैं। y इक्वल टू 2 - 3x। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू देखो पहले, क्या मिनिमम वैल्यू? तो कहोगे सर मिनिमम वैल्यू इसका तब होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? इन्फानाइट। तो इन्फानाइट इंटू 3, इन्फानाइट में से 2 गया इन्फानाइट, तो माइनस इन्फानाइट मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? कहोगे सर प्लस इन्फानाइट -इन्फानाइट x की वैल्यू रख दो, मतलब बहुत ही कम रख दो x की वैल्यू। बहुत ही कम का माइनस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, उसमें +2 करोगे बहुत ज्यादा, तो इसका भी आ जाएगा प्लस इन्फानाइट। तो -इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट इसका भी रेंज हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ तक बढ़िया से क्लियर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इसके बाद मिलेगा क्या? इसके बाद मिलेगा वीकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टास्क। तो आज के लिए टास्क है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। 3 चीजों पे हम काम कर रहे हैं, आपको मालूम है। होपफुली आपने वीक 1 का टास्क बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया होगा पूरे हफ्ते तक, है ना। तो अभी आपको क्या करना है? फंडामेंटल वैल्यूज पे फोकस करना है। कैसे? डेली हैबिट ट्रैकर लगा के आपको सिंपली क्या करना है? एटलीस्ट 3 डेली हैबिट ऑब्जर्व करो। 3 डेली हैबिट अपने आप में ऑब्जर्व करो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायरी लिखना हो सकता है, जिम जाना हो सकता है। अभी 11th में तो हो सकता है कि आप बॉडी वगैरह पे ध्यान दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वर्कआउट करना घर पे भी हो सकता है, जिम भी हो सकता है ना। सुबह सुबह दौड़ना हो सकता है, फुटबॉल खेलना हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, कोई भी चीज जो आप डेली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसी 3 हैबिट आपको ध्यान में रखना है, उसको पूरे वीक के लिए ट्रैक करना है कि किसी दिन आपने मिस किया क्या, किसी दिन आपने आलसपन दिखाया क्या, किसी दिन आपने कम खिला या ज्यादा टाइम तक के लिए किया। ये ऐसा करके आपको पूरे हफ्ते तक उसको क्या करना है? ट्रैक डाउन करना है। अब स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या करना है? टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट खेल रहे हो जो टीम स्पोर्ट है ना, उसमें आप एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करो। स्पोर्ट हो गया, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें टीम एज अ टीम वर्क काम कर रहे हो आप, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल में,
या फिर किसी टीचर के लिए, या फिर घर में मम्मी पापा के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो सिबलिंग्स के साथ मिलके, मतलब कि, या फिर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइज प्लान करो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें आप बाकी लोगों के साथ मिलकर टीम बिल्डिंग कर सकते हो। बोलो हाँ ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, टीम बिल्डिंग करना है कम से कम एक इस पूरे वीक में, बेहतरीन वाला, अच्छा वाला। ठीक है, मैंने आपको हिंट बता दिया कैसे कर सकते हो आप। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपको ध्यान में रखना है कि एक नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करना है। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि तारे, है ना। रोज रात को आप 5 से 10 मिनट के लिए तारों को ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टार्स को, है ना। सनराइज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सनसेट को, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, या फिर कोई प्लांट है ना छोटा सा, उसको थ्रू आउट द वीक आप ट्रैक कर सकते हो कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, डेली बेसिस पे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरल चीजें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो फॉर अ वीक। उनमें चेंजेस देखो, किस तरीके से चेंजेस हो रहा है ना, और क्या ऑब्जर्व करते हो वो अपनी स्पेसिफिक डायरी में लिखो। और मेरे से अगर कांटेक्ट में हो तो मेरे साथ डिस्कस करो, शेयर करो। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो ये 3 टास्क आपको परफॉर्म करना है इस पूरे वीक में। ओके, चल अब आ जाते हैं अपने मिसलेनियस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हो गया पहला। बोला रिलेशन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया, है ना। तो पूरा फोकस चाहिए आपका, है ना। तो पानी वानी पीना हो, कुछ खाना वाना हो तो खा लो, वीडियो को पॉज करके। फिर लगते हैं 12 क्वेश्चन फटाक से करेंगे। बोलो एकदम तैयार हो? गुड। पहला क्वेश्चन कि एक रिलेशन है, डिफाइंड है कुछ इस तरीके का, और एक रिलेशन है जी एक्स ऐसा डिफाइंड है। शो करना है कि फंक्शन एफ जो है फंक्शन है और जी जो है फंक्शन नॉट है। अब मैंने क्या समझा था कि एक्स की वैल्यू रखो, सेम वैल्यू पे अगर 2 वैल्यू आए तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो जी वाले में एक्स की वैल्यू क्या रखो आप, एक्स की वैल्यू 2 रखो जरा। तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू आप 2 रखोगे ना तो g2 क्या आएगा, ऊपर वाले में रखो 2, क्योंकि इक्वल का साइन है तो रख सकते हो। तो 2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, और नीचे 2 रखो क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पे भी देखो तो रख सकते हो। तो 3 × 2 करोगे तो आ जाएगा 6। कहोगे सर ऊपर देखो 2 की वैल्यू पे, मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y की यूनिक वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो दो वैल्यू आ रहा। x की एक ही वैल्यू पे x इक्वल टू 2 पे ही y की 2 वैल्यू आ रही, क्या 4 भी आ रहा 6 भी आ रहा। इस वजह से फंक्शन नहीं हुआ। मतलब ये हुआ ये जो है आपका इमेज और प्री इमेज में, है ना, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 पे भी वो मैप कर रहा और 6 पे भी मैपिंग हो रही, इसलिए फंक्शन नहीं। बल्कि ऊपर वाला जो है हर एक x की यूनिक वैल्यू पे y की यूनिक वैल्यू मिल रही। फॉर एग्जाम्पल देखो वहां पे x की वैल्यू 3 रखो तो कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे x की वैल्यू 3 रखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। दोनों सेम आ रहा ना, मतलब x की एक ही वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, अलग अलग नहीं आ रही। एकदम क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ऐसे क्लियर। दूसरा बोला कि x की वैल्यू एफ एक्स है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 और इतना क्या होगा, बच्चों वाली चीजें है, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। -1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 -1। तो देखो 1.1 का स्क्वायर कहोगे सर 1.21, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1.1 -1 तो 0.1, तो ऊपर बचेगा 0.21 और नीचे 0.1, तो क्या आ गया 2.1 आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर, बच्चों वाली चीज है क्या? बोलो हाँ ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे बात है। बोला फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। अब डोमेन बताने के लिए याद कीजिए मैंने कहा था आपको कि डोमेन वो सारी की सारी वैल्यूज ऑफ एक्स होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। अबे नीचे देख लो, क्या ये जीरो हो सकता है क्या? तो कहोगे सर नीचे का जीरो होने के लिए ये देखना जरूरी है कि इसका फैक्टर हो सकता है क्या? कहोगे सर यस, इसका फैक्टर हो जाएगा x-6 x-2। अब देखो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, चलो व्हाइट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ। ये देखो एक्स स्क्वायर, ऊपर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे जो फैक्टर बना वो बना x-6 और x-2। अब ये फंक्शन है, मैंने कहा कि इसका डोमेन का मतलब ये होता है कि ये किसके लिए डिफाइंड है। कहोगे सर सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 2 और 6। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे सर देखो अगर 2 रखोगे ना तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड है ना। मैंने कहा था डोमेन निकालने के लिए आपको ये देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, है ना, साथ में अनडिफाइंड ना हो, मतलब कि समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 ना आए, इस तरीके से अनडिफाइंड चीज ना आए, तो जो भी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स है वो सारी की सारी उसका डोमेन बन जाती है। तो इस फंक्शन इस क्वेश्चन के लिए जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6। क्यों? क्योंकि 2 और 6 रखने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा। क्यों? क्योंकि नीचे समथिंग अपॉन 0 हो रहा जो कि अनडिफाइंड होता है, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। चौथा, फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। फिर से वही बात, आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। क्या है क्वेश्चन तो पहले देख लो। ये है रूट के अंदर x-1। ओके, रूट के अंदर x-1, ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू है रूट के अंदर x-1। मैंने कहा आपसे
इसका डोमेन बताओ। तो कहोगे सर डोमेन के लिए आपने समझाया कि x माइनस वन, रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से x की वैल्यू आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब डोमेन हो गया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से बड़ा कुछ भी, ठीक है। अब रेंज की बात किया जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, कहोगे सर मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ सकती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट। बोलो हाँ है ना, अरे भाई हाँ है ना। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू। डोमेन भी क्लियर आपको, रेंज भी क्लियर। चाहो तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, ग्राफिकल तरीके से, अगर आप इसका ग्राफ बना पाओ तो। ओके चलो चौथा भी हो गया, पांचवें पे आते हैं। फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फिर से सेम टू सेम है, क्या ऊपर जैसा बताया और बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके बेसिस पे पांचवा आप आराम से बता सकते हो क्या, अरे भाई हाँ है ना, गुड। तो इसको आप बिल्कुल करो। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फंक्शन है इस तरीके का, ठीक है, मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको घबराना नहीं कि क्या बोल दिया, इसका मतलब सिंपली यही हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन करना है रेंज, रेंज बताना है, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। चलो अभी बता के देते हैं। देखो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो। क्यों करते हैं बताता हूँ, डोंट वरी। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन फायदा क्या हुआ इसका, देखो फायदा ये हुआ, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हमें देखना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कहोगे कि मैक्सिमम वैल्यू, पहले ऐसे समझ लो, एकदम बेसिक से चलते हैं। देखो हमें रेंज चाहिए, रेंज क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए ध्यान से समझो क्या करो, अगर हमें फंक्शन का मिनिमम चाहिए ना तो माइनस के वजह से इसका मैक्सिमम बताओ, क्योंकि अगर इसको आप मैक्सिमम करोगे तो 1 अपॉन मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम, और नेगेटिव लगा है तो ये मैक्सिमम बन जाएगा। बोलो है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कहोगे सर इन्फानाइट, तो 1 बाई इन्फानाइट क्या होगा, 1 बाई इन्फानाइट कहोगे 0। अब 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे निगेटिव है और 1 से तो हमेशा वैल्यू लेस ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो x का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ओवरऑल ये वाली चीज पॉजिटिव आएगा। कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको ध्यान रहे। ये देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1 माइनस पॉजिटिव करोगे तो कुछ ना कुछ घटेगा ही। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ सकती है, मैक्सिमम हो गया 1। अब बात आती है मिनिमम कितना आ सकता है। तो कहोगे कि सर मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब कहोगे सर मैक्सिमम क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले नेगेटिव लगा है, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो नेगेटिव क्या कर देगा, मिनिमम कर देगा। तो कहोगे कि सर देखो ये मैक्सिमम तब आएगा जब x की वैल्यू मिनिमम होगी। फिर से वही बात क्या कि 1 अपॉन में है तो इसलिए मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 बाई 1 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज है वो 0 से 1 तक हो जाएगा। अच्छा दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों पे क्या, ऐसे क्लोज ब्रैकेट। अब मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या ग्रेटर लेस करके आपने आंसर निकाल दिया। देखो ध्यान से फिर से समझाता हूँ। y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर +1 किया और -1 किया। अब इसका फायदा ये हुआ हमें कि ये पूरा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। बोलो हाँ है ना। अब हमें क्या निकालना था, हमें रेंज निकालना था। रेंज के लिए मैंने समझाया आपको, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, मैक्स ऑफ y अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला पूरा का पूरा क्या चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। क्यों, क्योंकि मिनिमम का नेगेटिव क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। ओके तो ये इसका हमें मिनिमम कितना हो सकता है, मैंने समझाया आपको। ये पूरा का पूरा मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा। और नीचे मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये इन्फानाइट हो। तो 1 बाई इन्फानाइट क्या हो जाता है, 0। तो देखो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है, 0। क्यों, क्योंकि इससे कम क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई x का स्क्वायर है जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। बोलो क्लियर। तो 1 माइनस 0 किया तो आ गया 1, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू y की 1 है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने कहा मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे सर मिनिमम के लिए यहाँ पे देखो नेगेटिव है। तो अगर हमें y मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑफ y, ध्यान समझिएगा फिर से, मिनिमम अगर y चाहिए तो इस नेगेटिव की वजह से ये वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब इस पूरे को मैक्सिमम होने के लिए वो अपॉन में है, तो अपॉन वाली चीज क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या किस तरीके से खेला चल रहा है। तो नीचे वाला मिनिमम क्या हो सकता है, 0। तो 1 बाई 0 क्या हो, सॉरी नीचे वाला चीज क्या हो सकता है, मिनिमम 1 प्लस 0, तो क्या हो गया 1। तो 1 बाई 1 क्या हुआ, 1।
तो 1 माइनस ए वाला देखो 1 क्या, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर इस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे भी समझा दिया। ऐसे समझो, नेगेटिव लग गया किसी का तो उल्टा हो जाता है ना, अपॉन में चला गया तो भी उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x, y की मैक्सिमम वैल्यू तब चाहिए तो x की मिनिमम वैल्यू देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम मैनर में y इक्वल टू माइनस ए, अगर y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो a का मिनिमम चाहिए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव लग के इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। बोले ये सब चीजें क्लियर है क्या? बेसिक चीज है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 देखते हैं। बोला फंक्शन है R2R डिफाइंड है ना, एफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3, तो दोनों को प्लस करो फिर माइनस करो अपॉन करो, आराम से कर लोगे क्या? प्लस करो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, एफ माइनस जी क्या हो जाएगा, तो एफ माइनस टी हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि एक्स माइनस करोगे, और प्लस 4, ठीक है। और एफ बाई जी आपको पता ही है क्या करोगे, डिवाइड कर दो x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। आई नो बहुत आसान है, आप कर ही लोगे, फिर भी मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 8वां देखो, मजेदार क्वेश्चन। बोला एक फंक्शन है डिफाइंड है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, एक फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, जेड क्या है इंटीजर। डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए और बी, डिटरमाइन ए और बी। कितना आसान है, देखो ध्यान से। फंक्शन है हमारा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है, क्या 1 1 2 3 ये सारा कुछ। अब ये 1 1 में मेरे को बात बताना, ये पहला वाला 1 क्या है, कहोगे सर डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, और दूसरा वाला क्या होता है, कहोगे सर रेंज होता है वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, और वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम मैनर में 2 और 3 है, ठीक है। चलो ए वाला ले लेते हैं, तीसरा वाला। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा ए इंटू 0 प्लस बी, तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए -1, तो आ गया -1। ये देखो ये 0 हो गया, बी की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू उठा के ऊपर वाले इक्वेशन 1 में रख दो, कहोगे रख दिया आके सर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -1 हो गई। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर कि दो ही हमने पेयर यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। तीसरा 9th क्वेश्चन, मान लो कि आर जो है एक रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, जहां पे ए और बी नेचुरल नंबर है, और रिलेशन कैसा है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। आर फॉलोइंग ट्रू, ये बोला ए और कॉमा ए जो है बिलोंग करते हैं आर में, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। अगर ये बी के बी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो ए की वैल्यू 1 रखा हमने, क्या 1 का स्क्वायर तो 1, ये तो बढ़िया बैठ रहा, बिलोंग करता है आर में, लेकिन 2 रखा ए की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 4 अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे क्या बोला ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। अरे व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, थोड़ा टाइम ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन क्लियरिटी चाहिए 100%। देखो ध्यान से, ये बोला ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है, और ए इक्वल टू किसके है बी स्क्वायर के, और ए और बी किस में बिलोंग करते हैं नेचुरल में। मान लो ए की वैल्यू 3 है, तो बताओ कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, तो बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में √3, तो √3 जो है नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ऐसे भी ये गलत हो गया। दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो कि अगर बी मान लो 2 है तो 2 का ए क्या हो जाएगा, फिर कहोगे सर ए जो है बी का स्क्वायर है, तो अगर बी इक्वल टू 2 है तो ए हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4,2 बिलोंग करता है आर में, ना कि 4,4 या 2,2, बोलो है ना, तो इसलिए ये पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में, बिल्कुल गलत। ऐसा क्यों, समझाता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा ये क्लीन कर लेता हूँ सच दैट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखे, है कि नहीं। समझो समझो ध्यान से। बोला अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, मान लो कि बी की वैल्यू है 5, क्या बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो ए की वैल्यू 25 बी की वैल्यू 5, ये बिलोंग करता है किसमें, आर में। अब बताओ कि बी है मतलब कि 5,25 बिलोंग कर सकता है आर में क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 25 का स्क्वायर करने पे 5 है, ध्यान रहे स्क्वायर करने पे, क्योंकि बी का स्क्वायर करने पे आ रहा। ऐसा पॉसिबल है कि 25 का स्क्वायर करो 5 के इक्वल आ जाए, बोलोगे नहीं सर, इसलिए ऐसा नहीं है। अब लिखने का तरीका क्या, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे लिखोगे लेट बी इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर जो कि आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ऐसे लिखोगे 25,5 बिलोंग टू आर, बट 5,25 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस ये क्या हो गया, गलत हो गया, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, कहाँ गया ओके, हाँ पहला भी गलत दूसरा भी गलत, सेम मैनर में तीसरा भी गलत होगा, क्या होगा तीसरा भी गलत, क्यों, क्योंकि ये बोला ए बी अगर आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में, देखो ध्यान से, मान लो बी है हमारा 2, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 4 और बी है 2,
तो 4,2 तो चलो आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बोला B,C जो है आर में बिलोंग करता है ना। मतलब अच्छा 2 का स्क्वायर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 ले लेते हैं बी की जगह क्या ले लेते हैं 4। 1 मिनट बस, किधर गया मिनट क्यों नहीं रहा, थोड़ा हैंग कर रहा लगता है ना। ओके, 1 मिनट व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे तीसरा वाला पॉइंट क्या कहने की कोशिश करा, देखो बोला ए बी अगर बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में। 12th में मैं आपको समझाऊंगा है ना कि ट्रांजिटिव फंक्शन है ये, समझाऊंगा, डोंट वरी। और तो देन ए सी बिलोंग करेगा आर में, ये कहने का इसका मतलब है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से। लेट बी इक्वल टू 4 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो कहोगे सर 16,4 मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, वेरी गुड। अब फिर बी कॉमा सी मतलब कि 4 कॉमा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ बी कितना है 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 4,2 बिलोंग करता है आर में। तो अब बताओ मेरे को क्या 16 ए कॉमा सी, ध्यान समझो, 16,4 बिलोंग टू आर मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ये दोनों एक साथ देखो अच्छे समझ आएगा। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर मतलब 16,4 बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर मतलब 4,2 बिलोंग टू आर। अब बोल रहा है क्या ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होगा, तो ए कॉमा सी क्या हुआ 16 कॉमा सी कितना है 2 है, ठीक है। तो 16,2 बिलोंग करेगा आर में, बोलोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे कभी भी 16 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर करने पे पहला वाला एलिमेंट आना चाहिए, ओके। और ये नहीं आया इसलिए ये गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड वाला भी गलत होगा और जस्टिफाई भी कर दिया, बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन है, सॉरी सेट ए है सेट बी है, तो बोला एक फंक्शन है ऐसा 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 ऐसा, तो बोल रहा है कि फंक्शन जो है रिलेशन है क्या ए और बी में, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो फंक्शन गिवन है ना उसको आप मैपिंग कर लोगे, है ना, मैपिंग वाले फॉर्मेट में लिख लोगे, सेट ए और सेट बी दूसरी तरफ, ठीक। अभी मिटा लिया, अभी लिख के दिखा देता हूँ, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो है 1 2 3 4 और 2। अब एक जो है 5 से कनेक्टेड है, एक जो है 5 से कनेक्टेड है, 2 जो है 9 से है, 2 जो है 9 से है, और 3 जो है 1 से है, 3 जो है यहाँ पे मान लो कहीं पे 1 होगा 1 से है, 4 जो है 5 से है, तो 4 जो है 5 से है, ठीक है। अब 2 जो है 11 से है, 2 जो है 11 से, एक बात बताओ मेरे को, 2 जो है यहाँ पे देखो 2 9 से भी है, 2 11 से भी है, तो ये हो सकता है क्या फंक्शन के लिए, बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर। तो देखो फंक्शन जो है ये फंक्शन तो नहीं है। अब बोल रहा कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल नहीं। एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बिल्कुल। रिलेशन तो है, रिलेशन में क्या होता है कि ए के एलिमेंट बी से कनेक्टेड होने चाहिए, है, बोलो है ना, उसके लिए कोई शर्त कंडीशन है ही नहीं, तो इसलिए रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब 2 क्वेश्चन और, डोंट वरी, बस 2 क्वेश्चन और है ना, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ये बोल रहा है कि एफ जो है एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर, डिफाइंड है कुछ इस तरीके का, ए और बी क्या है इंटीजर है, बोला एफ जो है फंक्शन है क्या फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई कर। तो ये फंक्शन नहीं है, ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। फिर से भाई 2 कॉलम ले लो, ए हो गया ए, मान लो ए हो गया बी। अब ए की वैल्यू मान लो 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कहोगे सर ए प्लस बी आ जाएगा 1 प्लस 0 1। तो अब बताओ कि ए इंटू बी क्या होगा, कहोगे सर ए इंटू बी तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो अब बताओ कि जो फंक्शन है उसके एलिमेंट क्या क्या आ गए, ए इंटू बी, ए और बी क्या लिया 1 और 0 लिया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आया, प्लस किया 1 आया। तो ये 0 जो है किससे कनेक्टेड है 1 से, वेरी गुड, यहां तक समझ आएगा आपको सब। अब मैंने कहा कि ए की वैल्यू आप 2 ले लो, क्या ले लो 2 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो 0। अब बताओ ए इंटू बी करने पे क्या आएगा, कहोगे सर 0 आएगा, है ना। अब मैंने कहा ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, कहोगे सर 2 प्लस 0 करने पे 2 आएगा। अब 0 जो है वो 2 से भी कनेक्टेड है, कहो एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से कनेक्टेड, मतलब कि एक इनपुट का 2 आउटपुट आ रहा, पॉसिबल है क्या फंक्शन होने के लिए, कहोगे बिल्कुल नहीं सर, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। रीजन क्या दोगे, मैंने समझा दिया आपको, है ना। और ए बी क्या ले सकते हो आप, जेड मतलब इंटीजर ले सकते हो, और हमने इंटीजर ले लिया, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9 10 11 12 13, है ना।
ए टू एन है, एन क्या मतलब नेचुरल हुआ, डिफाइंड बाय एफ एन, फंक्शन एक डिफाइंड है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, है ना, एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो देखो ये हो गया डोमेन ए और ये हो गया एन रेंज, ठीक है। अब रेंज कैसे डिफाइंड है, वो बोला है कि प्राइम फैक्टर चाहिए हमें हाईएस्ट। तो बताओ 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, कहोगे सर 3 इंटू 3, इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 होगा, तो 9 को कनेक्ट कर दो 3 से। अब 10 का फैक्टर करो तो 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 5, तो 10 जो है कनेक्टेड होगा किससे, 5 से। अब सेम मैनर में 11 का प्राइम फैक्टर करोगे 11 इंटू 1, हाईएस्ट क्या होगा 11, तो 11 जो है कनेक्टेड है, सॉरी हाँ 11 जो है कनेक्टेड है 11 से। 12 को करो तो 3 इंटू 4, हाईएस्ट क्या है 3, तो हो जाएगा 12 कनेक्टेड है 3 से, किससे 3 से, 12 भी कनेक्टेड हो गया 3 से। और बचा 13, तो 13 का फैक्टर करोगे तो 13 इंटू 1, तो 13 कनेक्टेड हो जाएगा 13 से, किससे 13 से। अब बताओ इसका जो डोमेन आएगा 3 5 11, सॉरी रेंज आएगा 3 5 11 13 होगा, और डोमेन तो लेफ्ट वाला होता है आपको पता ही। तो इस क्वेश्चन का लिखोगे हेंस रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 3 5 11 13। बोलो कोई कंफ्यूजन, अरे भाई कोई कंफ्यूजन है क्या, तो हमसे क्या पूछा गया था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन पूछा गया था, क्या है इसका रेंज है, और हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से खत्म होता है आपका ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से। तो ये हमने आई नो कि थोड़ा सा जल्दबाजी में किया मिसलेनियस, बट होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, है ना। अब अगर कहीं पे डाउट है तो फिकर नॉट, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स, ओके। तो हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से 2 पार्ट में समराइज कर लिया, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको एक एक चीज। होपफुली आपको मजा आया हो, अगर मजा आया है तो अच्छी बात है। अब होमवर्क भी ले लो मजे के साथ साथ। होमवर्क क्या है ध्यान से समझो। अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो ये चैप्टर था दूसरा, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी आपको क्या करना है, एक हफ्ते बाद अगला लेक्चर देखना है, ठीक है। उसमें आपको 2 होमवर्क फॉलो करना है, क्या क्या, एक तो आपको एकेडमिक्स का करना है होमवर्क फॉलो, और दूसरा करना है कैरेक्टर डेवलपमेंट का, ठीक। एकेडमिक्स के लिए आपको क्या करना है, रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर पे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करना है। क्या, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन को फिर से करो अपने से। ये तो मैंने करवाया पूरे पूरे सीरीज में, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम्पलर उठाओ, क्या उठाओ, एग्जाम्पलर उठाओ, उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन करो। उसके बाद थर्ड चीज है आर डी शर्मा, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसके कम से कम 30 क्वेश्चन करो, कम से कम 30 क्वेश्चन, और अपनी श्रद्धा के हिसाब से ज्यादा कितने भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक बेहतरीन पोजीशन पाना है किसमें, मैथमेटिक्स में, तो इतना आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ से प्यार ना हो जाए तो आप कहना, और वो तभी होगा जब आप अपना एफर्ट डालोगे, है ना। तो एफर्ट डालो और देखो कितना मजा आता है। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट में होपफुली आपको मैंने समझा दिया इस लेक्चर में, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद कि 3 टास्क आपको मिले हैं, क्या, फंडामेंटल वैल्यूज के रिलेटेड, उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप करना है, स्किल डेवलपमेंट कौन सा करना है। इन तीनों को परफॉर्म करना है पूरे वीक के लिए, कैसे मैंने समझाया है आपको, ठीक है। तो इन सब को करके आपको मिलना है अगले चैप्टर में बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही अच्छे मूड के साथ। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत हो आपको, या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी, तो आपको पता है कि आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, कैसे, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फॉर्म, उसको फिल आउट करो तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।